Constitution of India does not clearly provide for the freedom of press, but this freedom is implicit in the article। यानी भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अनुच्छेद में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19(1)A। अब उसको पढ़ा कैसे जाता है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में जो आर्टिकल 19 है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये पहले तो हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 12 to 35 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये जो आर्टिकल 19 to 22 ये आते हैं राइट टू फ्रीडम। यानी कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 बचे हैं। तो 6 क्यों बचे हैं, पहले तो ये बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो संपत्ति का अधिकार था यानी कि राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी था, वो 44th यानी कि 44वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो 6 बेसिक फ्रीडम्स बचे हैं यानी कि 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये किस में आता है। तो फर्स्ट आता है 19(1)A। इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का अधिकार। ये जो 6 बेसिक फ्रीडम्स है यानी कि 6 बेसिक फ्रीडम है स्वतंत्रता के अधिकार है, उसमें फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का अधिकार। सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली यानी कि हम शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं और सभा करने की ये स्वतंत्रता देता है हमें संविधान। फिर आता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी यानी कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यानी कि हम संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की हमें स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता हमें दी गई है। उसके बाद आता है ई यानी कि जो 5th पार्ट है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता यानी कि वहां पर बसने का हमें स्वतंत्रता है। पहले ये अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में हम दूसरे स्टेट के लोग वहां पर जाकर बस नहीं सकते थे, पर अब ये आर्टिकल 370 हट गया है, उसके बाद ये भी पॉसिबल है। उसके बाद आता है एफ तो हट गया है संपत्ति का अधिकार राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया है। तो जी आता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी यानी कि राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ चॉइस एक्सेप्ट सर्टेन एरियाज जो इसमें की गवर्नमेंट काम करती है यानी कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें दी गई थी। अब ये जो 6 बेसिक फ्रीडम्स थे उसमें जो पहला था 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने का अधिकार, ये आता है प्रेस के यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस में आता है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही है। तो ए इसका हो गया इस तरह से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिस्ट दी गई है एक और साथ में उससे रिलेटेड कोड्स दी गए हैं, तो उसका मिलान हमें करना है यानी कि मैच द फॉलोइंग टाइप का ये है। तो आर्टिकल्स दिए गए हैं आर्टिकल 54, 75, 155 और 164 और इनके सामने ये चुनना है। तो हमने कल बात करी थी कि जो आर्टिकल 54 है ये किसके अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 54 है ये आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। क्योंकि हमने 52 की बात की थी वो आता था प्रेसिडेंट, उसके बाद 54 आता है भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 61 भी हमने कल देखा था तो वो था इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि जो महाभियोग होगा राष्ट्रपति पर वो किस तरह से होगा। तो ये हमने कल बारे में बात की थी। तो आर्टिकल 54 आता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तो ए का हो जाता है फर्स्ट। फिर आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या है,
तो इसमें हम 74 और 75 को डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का गठन हो रहा है। तो आर्टिकल जो 74 है उसके अनुसार क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा, यानी कि जिसका जो प्रधान होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 75, यानी संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 75, यानी कि संघ प्रमुख की नियुक्ति मंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 75, यानी कि अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। उसके बाद आता है आर्टिकल 155। तो इसमें होगा आर्टिकल जो 155 है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। और उसके बाद है आर्टिकल 164। तो 164 क्या बोलता है इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस करेंगे 163 को। तो 163 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। जैसे कि 74 था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ऐसे ही गवर्नर को सलाह देने के लिए उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना जाएगा। तो ये था 163। अब 164 क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 74 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के ऊपर बात चल रही थी और 63 और 64 में क्या चल रहा है, चीफ मिनिस्टर, यानी कि स्टेट मिनिस्टर जो होगा चीफ मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसकी नियुक्ति की बात हो रही है। तो ये जो लिस्ट है ABCD उसका करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि इसके सामने ऐसा आ जाएगा। ये कोड दिए गए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, यानी कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। तो ये जो संविधान का 73वां संशोधन था, यानी कि 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 1992 में ये आया था और ऐड क्या क्या किए गए थे, इसमें शेड्यूल 11th ऐड हुआ था जो कि पार्ट 9th ए में आता है और जिसमें पंचायती राज के बारे में कहा गया था। तो जो पार्ट 9th ए है वो आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है और 243 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। कल हमने 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल की बात की थी, जिसमें संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, जिसके अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 1951 में फर्स्ट अधिनियम आया था जो कि 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद क्या होता है, 11 जनवरी 2007 में संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की समीक्षा करता है। तो ये आता है 9वीं अनुसूची। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन यानी कि 52nd जो अमेंडमेंट आया था 1985 में उसके द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें जो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फिर आता है 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1993 में, इसको जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 सब्जेक्ट प्रदान किए गए थे। उसके बाद आता है 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट है और इस अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन यानी कि
74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में ही इसको जोड़ा गया है और साथ ही में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 सब्जेक्ट दिए गए थे। तो ये थे 9th 10th 11th 12th शेड्यूल। तो इसके बारे में हमने जाना और जो 73rd संविधान संशोधन था उसमें आया था 11th शेड्यूल। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। फिर से लिस्ट दी गई है और इसमें पार्ट्स दिए गए हैं और साथ ही में उसके जो पार्ट्स हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो दिए गए हैं। तो हमने कल भी पार्ट्स के बारे में जाना था, तो थोड़ा हम ब्रीफ में जाते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद आता है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 1 to लेकर 4 तक आर्टिकल्स थे, सेकंड में 5th to 11th थे जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था। उसके बाद आता है पार्ट थर्ड, इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार थे जो कि 12 से 35 यानी कि आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 थे। फिर आता है फोर्थ, पार्ट फोर्थ आता है जिसमें कि डायरेक्टिव पॉलिसीज थी और इसमें 36 to 51 आर्टिकल थे। फिर आता है पार्ट फोर्थ ए जो कि ए ऑप्शन है इसमें लिस्ट में। पार्ट फोर्थ ए है द फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, और हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आते हैं पार्ट फोर्थ ए में, और ये जो आर्टिकल है 51 ए है पार्ट फोर्थ ए में। फिर आता है पार्ट 6 आता है, पार्ट फिफ्थ आता है। पार्ट फिफ्थ में क्या है, जो कि पार्ट फिफ्थ है वो है यूनियन से रिलेटेड, और जो फोर्थ ए हमने बात करी ली है जो फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आता है सिक्स, जो फिफ्थ था यूनियन से रिलेटेड था, सिक्स्थ है स्टेट से रिलेटेड। फिर आता है सेवंथ जिसमें कि स्टेट इन पार्ट बी इन द फर्स्ट शेड्यूल आया, और फिर आता है पार्ट 8 जिसमें कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। और पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से 242 आते हैं। उसके बाद आता है पार्ट 9th, और 9th है पंचायत जो कि अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया है। पार्ट 9th में आता है पंचायत जो कि हमारा शेड्यूल की बात करें तो हम 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था, और 9th पार्ट था जिसमें 243 से 243O ये 9th ए था वो पंचायती राज थे, और 9th क्या था पंचायत थे। तो 9th ए था म्यूनिसिपालिटीज और 9th है पंचायत, और जिसमें कि 243 से 243O तक आर्टिकल आते हैं। यानी कि उसके बाद आता है आर्टिकल पार्ट 10th जिसमें कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्स की बात हुआ था, और उसके बाद आता है 10th ए। 9th ए में म्यूनिसिपालिटीज आ गई और 9th में हो गया पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर हम दे सकते हैं इनके थ्रू हम दे सकते हैं। तो पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आ गए, पार्ट 8 में आ गया यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, 9th में आ गया पंचायत, और 9th ए में आ गया म्यूनिसिपालिटीज। तो ए बी सी डी का राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 को फॉलो करेगा, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन रिलेटिंग to the fundamental rights is the directly related to exploitation of children। तो इसको हमने कल भी बात किया था कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रावधान सीधे बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ये आता है आर्टिकल 24। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आर्टिकल 24 में बोला गया था कि रोका जाएगा किन चीजों को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज माइंस ईटीसी, यानी कि चाइल्ड लेबर को रोका जाएगा। और इसकी देखभाल हमने बात की थी कौन करेगा, NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, इसकी देखभाल करेगा। और इसकी साथ ही में जो NCPR है वो राइट टू एजुकेशन की भी देखभाल करता है। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान का लेख है। तो हमने जाना है कि कभी आपने देखा होगा 17 खतरा होता है, तो इस तरह से हमें इस आर्टिकल को याद रखना है। 17 पर खतरा होगा तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
और ये हमारे जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया था 1976, इसी के ऊपर था। तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को मान्यता देता है। तो ये हमने देखा था आर्टिकल 51A, अभी डिस्कस किया है आर्टिकल 51A। अब इसको ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारी आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें ऐड किया गया पार्ट 4A को, जिसमें आर्टिकल 51A में ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी भी बोला जाता है, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया, जिसको कि पहले यूएसएसआर बोला जाता था। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो इसकी जो संख्या है 10+1, यानी कि टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब ये क्या क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और जो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यानी कि जो रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग्स जो है, ये मौलिक जो कर्तव्य हैं वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं। उसके बाद सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड आता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। फोर्थ है, देश की रक्षा करें। फिफ्थ है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी कि भाईचारे का वो आपस में निर्माण करें। सिक्स्थ पार्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। साथ ही में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, जो कि स्वच्छ भारत के तहत हमने इसको जोड़ा है, यानी कि जो 7th जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये हमारी आती हैं। 8th क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। 9th है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। 10th है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 10th क्या है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वां संशोधन इसमें ऐड हुआ। तो 10+1 हम जो बात कर रहे थे, तो जो 11 था, माता पिता या जो संरक्षक होंगे बच्चे के 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा उन्हें प्रदान करना। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का हमें रिस्पेक्ट करना है, उसे के साथ ही जो हमारी धरोहर हैं उनको भी हमें बचाना है, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित करें, उन पर कचरा ना करें। तो ये आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपर्ली मैच्ड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये आता है आर्टिकल 124 में, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट तो हो जाएगा गलत। फिर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट है ये आता है आर्टिकल 315 यानी कि 315 में। और जो अटॉर्नी जनरल है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है आर्टिकल 76 में। तो ये तीन तो गलत हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आता है आर्टिकल 324 में, तो ये हो जाएगा राइट। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम या नेम्स इज अवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में हमारे देश का किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये जो उल्लेख है भारत, इसका नाम जो है ये है पार्ट फर्स्ट में इंडिया एंड इट्स यूनियन, और पार्ट फर्स्ट के आर्टिकल फर्स्ट में ही इसका नाम क्लियरली दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि ये संघों से बना हुआ है, राज्यों का संघ है, और इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत
ये दोनों इसका नाम है, ना कि हिंदुस्तान। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक राज्य दिए गए हैं। तो ये दिया गया है पार्ट 9 के आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।